ला 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 लई 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 ला 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 लई 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 ला ला ला। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर देंगे, क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आपकी आवाज सर एकदम क्लियर आ रही है। तो सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी, भूमि, मनोज, चेतन, अक्षित, जानवी, मनु जी, सभी को गुड मॉर्निंग है जी। आज आपको एज अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूं। जब हम लास्ट मिले थे दोस्तों, तो मैं आपको एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट देखता था, बट आप इतनी जल्दी बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हाँ, बच्चा कह रहा है चिन तपाक दमदम। ओ माय गॉड, ओ हो, शिवांशु जी भी आ गए हैं, नैन्सी जी भी आ गई, ये सभी लोग आ गए हैं अपनी अटेंडेंस लगाने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। हाँ, तब पुलक बेटा भी आ चुका है। ओके, सिद्धि जी भी आ गई हैं। सिद्धि जी बेचारी कह रही थी मेरा नुकसान हो गया। सिद्धार्थ जी भी आ गए हैं। पार्थ कह रहा है आपने मेरा नाम नहीं लिया, पैसे नहीं दूंगा। अरे बेटा पैसे दे दो बेटा, ऐसा मत करो पार्थ बेटा, मैं तुम्हारा नाम 2 बार ले लिया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कद्दू गैंग ओपी, ओ हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। आज का पहला सेशन होने वाला है। आज गुरप्रीत सर कुछ पढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन अब आ गए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी देंगे, है ना पेरू जी? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सभी स्टूडेंट्स का मंजिल बैच में, जो कि मई 2025 स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ये बैच में दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। गुरप्रीत सर क्या पढ़ाने वाले हैं भाई? गुरप्रीत सर तो वही पढ़ाएंगे जो आज तक पढ़ाते आए हैं। मतलब एक्टिंग करूंगा पढ़ाने की, आपको तो पता ही है। मैं पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ एक्टिंग करता हूं पढ़ाने की। आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये टीचर सच में पढ़ा रहा है। तो दोस्तों आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? आज का टारगेट क्या होने वाला है? सबसे पहला सवाल, सर मैंने कहा हाँ हाँ, आज का टारगेट क्या होने वाला है? तो दोस्तों आज के टारगेट की मैं बात करता हूं, तो आज हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है? ओके सर, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे आज। आप मान लीजिए पहले ही क्लास में आपके सभी क्वेश्चंस, आप मान लीजिए जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आंसर कर देंगे। फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, ठीक है? हम लोग दोस्तों बेसिक्स सीखेंगे। किस चीज के बेसिक्स? लॉ के बेसिक्स भी हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दोस्तों आपके सीए इंटरमीडिएट के अंदर टोटल पेपर कितने हैं? टोटल पेपर हैं 6 पेपर्स, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 2। मैं आपको कौन सा पेपर पढ़ाने वाला हूं? पेपर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, पेपर नंबर 2, ठीक है? तो सारे बच्चे बताएंगे पेपर नंबर 2 का नाम क्या होने वाला है। कॉर्पोरेट लॉज सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है? अदर लॉज है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, या चारों में से कोई भी नहीं? ए फॉर आकांक्षा, बी फॉर बबीता, सी फॉर कैटरीना, और डी फॉर दीपिका। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों?
हाँ, तो करेक्ट आंसर है सी फॉर कैटरीना, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। गुरप्रीत सर आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके प्यारे गुरी सर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये जो पेपर 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पेपर एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? 50 मार्क का आता है, 100 मार्क का आता है, 75 यानी 75 मार्क्स का आता है, या 80 मार्क्स का आता है? कितने मार्क्स का दोस्तों ये पेपर आता है? 50, 100, 75, 80। कितने मार्क्स की तैयारी की भार, जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दे दी है दोस्तों? तो ये पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। बी फॉर बल्ले बल्ले। तो 100 मार्क्स का पेपर दोस्तों ये होने वाला है। बच्चा कह रहा है बी फॉर बबीता, बी फॉर बबलू। अरे भाई, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? क्या ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू पैटर्न वाला पेपर होगा, या इसमें दोनों मिक्स होंगे, या कोई भी नहीं, हमें क्या लेना देना? तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, एमसीक्यू पैटर्न पेपर होने वाला है, या दोस्तों दोनों होने वाला है? कैसा होने वाला है इसमें? तो दोस्तों बी नहीं बे, सी फॉर कैटरीना, दोनों होने वाला है, जिसमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। नॉर्मली जो एमसीक्यू आएंगे बेटा, मैं थोड़ा सा कट रहा हूं, बच्चा कह रहा है सर आपका कट रहा है। बेटा मेरा तो कब का कट चुका है, अब तुम्हारी उम्र है कटवाने की। सी फॉर चुरप्रीत सर। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के बारे में। सर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? सर इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? क्या हमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? यस और नो। क्या पेपर नंबर 2 में जो एमसीक्यू आएंगे, अगर हम उसमें गलत आंसर भर देंगे तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? सो द आंसर इज नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या हमें रीजन देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। एमसीक्यू में आपको रीजन भी नहीं देना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देनी है। तो भैया आपको सारे एमसीक्यू आंसर करके आने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको एक आंसर शीट भी दिखाता हूं, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजी है। ये देखिए दोस्तों, ये मई 2024 में पेपर हुआ था, मई 2024 में पेपर हुआ था बच्चों। उसमें स्टूडेंट के देखिएगा टोटल 15 एमसीक्यू थे 2 मार्क्स के, 15 एमसीक्यू इंटू 2, 30 मार्क्स। उसने 15 के 15 आंसर करे। ये वाला भी किया, ये वाला भी किया, ये वाला, 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 ठीक है। उसने 15 के 15 एमसीक्यू आंसर करे। कितने मार्क्स आए दोस्तों उसको? ओएमआर के अंदर कितने मार्क्स आए? 30 में से 26 मार्क्स आए हैं दोस्तों, 30 में से 26 मार्क्स। तो सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू नहीं था ना, तो लॉ के अंदर ना बहुत मुश्किल होती थी अच्छे मार्क्स स्कोर करना। बट मैं कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने 30 में से 30 भी स्कोर करा है दोस्तों। और ये जो स्टूडेंट की मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूं, इसका ऑल इंडिया रैंक 49 आया था। इनका नाम है जय करोशी जी। अभी इनकी आर्टिकलशिप भी अच्छी जगह लग गई है, पुणे में ही लगी है, एक बिग 4 में लग गई है दोस्तों इनकी आर्टिकलशिप, जहां पर इन्हें 15,000 पर मंथ, ओ हो 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिल रहा है, यानी साल के 1,80,000 रुपए ये काम सीखते हुए कमाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं बस ये कॉपी इसलिए लाया था आपको दिखाने के लिए कि लॉ में अगर 30 में से अगर हम लोग
26, 28, 30 मार्क्स लाएंगे तो पास होना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 70 मार्क्स में से फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने कद्दू गैंग का नाम रोशन कर दिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर लॉ में, आप लॉ हमें पढ़ाने का नाटक करने वाले हो सर, तो लॉ में कौन सी किताब से हमें पढ़ाया जाएगा, हमें कौन सी किताब में पढ़ना है सर, वो बता दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग क्लास के अंदर ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, यानी इंस्टीट्यूट जो आपको मटेरियल देगा, लॉ के आपके पास 3 किताबें आएंगी ICAI की तरफ से, वो तीनों किताबों से हम पढ़ने वाले हैं क्लास में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको ना प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए होंगे, तो मैंने एक क्वेश्चन बैंक आपको दिया है, आपकी ऐप पर अपलोड हो चुका है, जिसमें ICAI का मॉड्यूल, RTP, PYQs, MTPs सभी के सभी दोस्तों एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक अगर आप 2-3 बार कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं हर चैप्टर के। अब क्या हुआ ना, मैंने बच्चों को अपने हैंड रिटन नोट्स दिए, बच्चों ने जो मुझे सुनाई, बहुत सुनाई। मैंने कहा भाई एक तो मैंने इतनी मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और तुम मुझे सुना रहे हो। कहने लगे सर आपकी हैंडराइटिंग में आधी बातें तो हमें समझ ही नहीं आ रही है सर, प्लीज इसका कुछ करिए। तो मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पर जो हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रिपेयर करे थे, जिसमें बच्चों को हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, उन सभी को टाइप करा लिया है। टाइप्ड वर्जन ऑफ हैंड रिटन नोट्स मैं आप सभी को दिखा दूं, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? सर दिखा दीजिए। अच्छा अभी दिखा दूंगा। MCQ की बुकलेट जिसमें आपको 500 प्लस MCQs मिलेंगे, वो बुकलेट भी आपको, ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, दे चुका हूं। सारे बच्चे चेक कर लो, ये चारों चीजें दोस्तों अपलोड हो चुकी हैं VCA की बुक, VCA की ऐप में, अपलोडेड ऑन VCA ऐप। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोग इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। डाउनलोड भी हो सकता है दोस्तों, प्रिंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है मेरे बच्चा। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, नोट्स ये देखिए, CA इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, संजीवनी बूटी हैंड रिटन नोट्स, जिसमें देखिए चैप्टर 1 के नोट्स ये रहे। ठीक है, चैप्टर 1 के नोट्स दिए हुए हैं। और मजे की बात अगर आप देखोगे ना, सारे कीवर्ड्स को रेड में मैंने हाईलाइट कर दिया दोस्तों, सारे कीवर्ड्स को रेड में मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। आप देख सकते हैं इसकी कलर कोडिंग करी हुई है ब्लू और रेड में। ब्लू में बाकी टेक्स्ट है और रेड के अंदर दोस्तों कर दिया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर के नोट्स, कितने पेजेस के हैं सर ये नोट्स? बेटा ये नोट्स अराउंड 190 पेजेस के हैं, प्लस 6 पेज मैंने कुछ एडिशनल बातें भी आपको दी हुई है, आपकी हेल्प के लिए एडिशनल बातें भी दी हुई है। तो 190 पेजेस के करीब के ये नोट्स हैं, जो आपको सारा का सारा मटेरियल समराइज वे में देते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रिंट करवा लेना कलर में, बिल्कुल कलर में प्रिंट कराना, बिकॉज ब्लू और रेड नहीं तो खो जाएगा। हां अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट में करवाकर रेड वाले पोर्शन को खुद हाईलाइट कर लेना, वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जब आप इसको प्रिंट करवा लोगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यार ये वाला पॉइंट नोट्स में नहीं आना चाहिए, कट करना है, अरे यार ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो आप खुद से, मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, अगर आपको लगता है
कि कोई पॉइंट इसमें ऐड होना चाहिए आपके हिसाब से या कोई पॉइंट इसमें डिलीट होना चाहिए, तो आप स्टिकी नोट लगाकर उस पॉइंट को ऐड या डिलीट कर सकते हो। इट विल सेव योर टाइम, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में नहीं, रिवाइज, लर्न, रिकॉल में लगाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहेंगे सर जब तक मैं अपने नोट्स नहीं बनाता ना सर, जब तक मैं अपने नोट्स नहीं बनाता जिंदगी में मजा ही नहीं आता है सर, बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे अपने नोट्स से पढ़ने की आदत है सर, अपने नोट्स से पढ़ने की आदत है। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहो तो अपने नोट्स भी बना सकते हो, जो अपने नोट्स से ही पढ़ना चाहते हैं। ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे, आइडिया देंगे कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रिंट भी करा लो, जिसको खुद के नोट्स बनाने हैं आप देख देख कर अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर सिर्फ जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है ना, मुझे तो लगता है कि उसे नोट्स प्रिंट करा लेने चाहिए, क्योंकि उसके टाइम ज्यादा पढ़ने, रिवीजन, प्रैक्टिस वगैरह में लगाना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को? यस और नो? यस सर। तो चारों किताबें आपको मिल चुकी हैं, आईसीआई का मटेरियल मिल गया है, क्वेश्चन बैंक मिल चुका है, हैंड रिटन नोट्स मिल चुके हैं, एमसीक्यू बुकलेट मिल चुकी है। पहले ही दिन आपको सब प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि आपकी लॉ की प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना आए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, सर कितनी नोटबुक्स बनानी है लॉ में, और सर कितने पेजेस की नोटबुक हमें बनानी चाहिए? तो दोस्तों अगर आप लोग खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, अगर आप लोग खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो तो आपको एक हैंड रिटन नोट्स वाली कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप नहीं बनाओगे तो जरूरत नहीं है, तो अगर आप बनाओगे तो ये वाली कॉपी आपको खरीदनी पड़ेगी। अराउंड 200 पेजेस की ये नोटबुक होनी चाहिए, थोड़ी सी और ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, ओके सर। सेकंड, आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस नोटबुक बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? राइटिंग प्रैक्टिस नोटबुक। ठीक है, ये जो राइटिंग प्रैक्टिस नोटबुक होगी ना दोस्तों, ये 300 पेजेस की बनेगी। 200 पेज की मत बनाना, फाउंडेशन में 200 पेज की थी, यहां पर ये दोस्तों 300 पेज की बनेगी। ओके ओके सर। अब राइटिंग प्रैक्टिस नोटबुक में हम क्या करेंगे, जो गुरप्रीत सर आपको होमवर्क देंगे वो आप इसमें सॉल्व करेंगे, और जो आपके वीकली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट के बारे में ऋषभ सर ने बताया होगा आपको, हर हफ्ते आपके अल्टरनेट बेसिस पर 2-2 सब्जेक्ट के टेस्ट होने वाले हैं, राइट? तो होमवर्क सॉल्व करेंगे और वीकली टेस्ट इसी कॉपी के अंदर सॉल्व होगा। उसके बाद जब बैच ओवर हो जाएगा, जब बैच ओवर हो जाएगा तो आपके कुछ राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे। ठीक है, ओके, वो सेशन में जो प्रैक्टिस होगी वो भी इसी नोटबुक के अंदर कराई जाएगी। यानी हमें यह मेक श्योर करना है कि हम इतना लिख दें कि 300 पेजेस तो आराम से खत्म हो जाने चाहिए। अगर आपकी कॉपी खत्म नहीं हो रही है 300 पेजेस की, कुछ गड़बड़ है दोस्तों, फिर कोई फायदा नहीं है। इतनी प्रैक्टिस तो हमें करके जानी है, इतनी प्रैक्टिस तो हमें करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो बच्चे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं, सर हम लॉ के हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएंगे इस वाली नोटबुक के अंदर? तो बेटा देखो, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा, यानी ड्यूरिंग द क्लास नो नोट्स टू बी मेड। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो ना, तो आप बाद में जब आपका शाम को सेल्फ स्टडी करने बैठोगे उस टाइम पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, अगर आप बनाना चाहते हो तो। ठीक है, कहां से प्रिपेयर करोगे? मैंने आपको नोट्स की कॉपी दी है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उससे आपको दोस्तों आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, सर गुरप्रीत सर, ओ गुरप्रीत सर, मैंने कहा हां बेटा, जब हम आपका लॉ का लाइव लेक्चर देखेंगे उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? जब हम लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखो,
सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं ICAI मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा तो आपके सामने ICAI मॉड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? ICAI मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है। उसके बिना मत बैठना क्लास में, बिकॉज मैं बुक से पढ़ाऊंगा, आपके पास बुक होगी ही नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके सर, वेलकम वंशिका जी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, जब गुरप्रीत सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे ना, तो आप प्लीज आपस में बातें मत करिएगा, आपस में इंस्टा की आईडी शेयर मत करिएगा, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा जब सर पढ़ा रहे हैं। और जो भी एग्जाम्पल्स आपके मॉड्यूल में नहीं है लेकिन गुरप्रीत सर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन एग्जाम्पल को साथ साथ टिकी नोट्स पर लिख लेना और चिपका लेना, या तो ICAI मॉड्यूल पर चिपका लेना या हैंड रिटन नोट्स वाले मॉड्यूल पर आपने जो प्रिंट कराया होगा वहां पर चिपका लेना। तो ये एग्जाम्पल्स आपको बाद में हेल्प करेंगे, जब आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करने बैठेंगे तो अच्छा गुरप्रीत सर ने यहां पर ये एग्जाम्पल दिया था, गुरप्रीत सर ने यहां पर ये एग्जाम्पल दिया था, तो आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, आपके सारे एग्जाम्पल्स नोट्स में ही कवर हो जाएंगे। क्लियर है क्या सभी को? लाइव लेक्चर्स के दौरान सर कितने आवर्स की क्लासेस लोगे लॉ की? बेटा लॉ की क्लासेस देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, 11 AM हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 PM हम लोग एंड करेंगे, ठीक है, 11 AM। अब दोस्तों क्या होता है ना, मैं थोड़ा थक जाता हूं यार पढ़ाते पढ़ाते, ये मेरी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो 1 घंटे बाद 1 आवर कंप्लीट होने पर 12 बजे मैं आपको मुन्नी ब्रेक दूंगा दोस्तों। मुन्नी ब्रेक कितने टाइम का होगा? 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक आपको दिया जाएगा। 3 मिनट के मुन्नी ब्रेक में, ठीक है, 3 मिनट के मुन्नी ब्रेक में आप लोग भी चिल कर सकते हो, मैं भी एक आधा कोई गाना वाना आपको सुना दूंगा, तो आपका मूड जो है थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, बस उसके लिए मुन्नी ब्रेक रखा जाएगा। शुरू के फर्स्ट 10 मिनट्स जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 10 मिनट्स हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। कहां से रिवीजन करेंगे? हैंड रिटन नोट से, ठीक है। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट हो चुका होगा मैं नोट से क्या करवाऊंगा? रिवाइज कराऊंगा, ओके। और रिवीजन के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मुन्नी ब्रेक आएगा, मुन्नी ब्रेक के बाद वापस से पढ़ेंगे, और लास्ट के 5 मिनट्स में आप लोगों के डाउट्स आंसर कर दूंगा। डाउट्स जो रह जाएंगे, कुछ बच्चों के सिली बीच में ही आ जाएगा, सर नोटबुक कितने पेज की बनानी है सर, सर मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है सर, मैं क्या करूं? तो हम वो लास्ट 5 मिनट्स में आलतू फालतू डाउट्स ले लेंगे। बीच में मैं किसी भी एरे गैरे डाउट का रिप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज इससे जो बच्चे का फ्लो बना होता है ना, वो फ्लो दोस्तों टूट जाता है, ठीक है, वो फ्लो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसीलिए तो ये क्लियर है सभी को? यस सर, एकदम क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जब हम क्लासेस शाम को ओवर हो जाएंगी, जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, उनकी टेक्स्ट की क्लास ओवर होने के बाद वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और जो बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वो ऑडिट की क्लास ओवर होने के बाद फ्री हो जाएंगे। जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं वो टेक्स्ट की क्लास खत्म होने पर फ्री होते हैं, और जो दोनों ग्रुप की हमारे साथ तैयारी करेंगे वो ऑडिट की क्लास खत्म होने पर फ्री होंगे। फ्री होने के बाद आपको लॉ की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। लॉ की तैयारी जब आप करोगे ना दोस्तों, तो आपको गुरप्रीत सर ने ICAI मटेरियल से पढ़ाया होगा, ICAI मटेरियल की लाइन बाय लाइन वापस से खुद से रीड करनी है। जो गुरप्रीत सर ने पढ़ाया है, ठीक पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, मेरे दिमाग में गया है या नहीं, यह पहली बार आपको करना है दोस्तों। इसमें आपके 45 मिनट लगेंगे। अगर आप चाहोगे तो अपने हैंड रिटन नोट्स भी इसी टाइम पर बना लेना, तो 45 मिनट्स आपकी लाइन बाय लाइन रिवीजन में जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ICAI मॉड्यूल की एक बार रीडिंग हो गई, एक बार रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट टाइम से जो आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे वो नोट से करना है, ठीक है, ओके सर।
फिर मैंने अगर कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया होगा तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स में अपनी नोटबुक, जो नोटबुक बनाई है ना राइटिंग प्रैक्टिस वाली नोटबुक, राइटिंग प्रैक्टिस नोटबुक में आप लोग करेंगे। क्लियर है? तो आप ये मान लीजिए मोटा मोटी 60 मिनट्स मैक्सिमम आपको लॉ में लगने वाले हैं, इससे ऊपर आपको टाइम नहीं लगेगा। अब हमने जो लॉ की स्ट्रेटेजी बनाई है ना, ठीक है, लॉ की स्ट्रेटेजी आपके लिए जो बनाई गई है वो बनाई गई है 3 टाइम्स रिवीजन की। कितने टाइम्स रिवीजन की? 3 टाइम रिवीजन। पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, रिवीजन की बात कर रहा हूं। देखो कैसे होगा, जब हम क्लास में पढ़ रहे होंगे, जब हम क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप शाम को डेली जाकर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, यस और नो? यस सर। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसका रिवीजन भी तो करना है। अब वो रिवीजन कहां से करोगे? तो उसके रिवीजन के लिए दोस्तों YouTube पर चाणक्य नीति बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, चाणक्य नीति बैच अभी स्टार्ट हुआ है, पहला वीडियो आ चुका है, धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आ जाएंगे। तो चाणक्य नीति बैच में आपका डिटेल्ड रिवीजन होगा दोस्तों, डिटेल्ड मतलब अगर कोई बच्चे का बैकलॉग हो भी जाता है ना तो वो इस चाणक्य नीति बैच से आकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। इतना डिटेल्ड मैं वहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो रेगुलर बैच से भी आपने डिटेल में पढ़ा, फिर एक डिटेल्ड रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद आता है सुपर फास्ट रिवीजन। अब डिटेल्ड रिवीजन तो बहुत हो गया ना, कितनी बार करोगे? उसके बाद आएगा दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन में क्या होगा, उसमें आपको समझाया नहीं जाएगा दोस्तों। समझाने का काम मैंने मंजिल बैच में कर दिया, चाणक्य नीति बैच में दोबारा कर दिया, अब पॉइंट्स को रिवाइज करने का टाइम है। तो सुपर फास्ट रिवीजन की जो मैं आपको वीडियो दूंगा वो सीधा हैंड रिटन नोट से होंगी और उसमें हम मैक्सिमम 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ ऑफ चैप्टर, ठीक है, वहां पर मैं आपको रिवीजन करा दूंगा दोस्तों, वहां पर मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। वंशिका बेटा चाणक्य नीति बैच जो है वो सभी टीचर्स देने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन डिपेंड करता है टीचर टू टीचर की वो किस तरह से रिवीजन करेगा, बट मैं आपको लॉ का बता रहा हूं कि सुपर फास्ट रिवीजन आपको मिलने वाला है। और एक और एड ऑन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने बच्चों की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, बिगेस्ट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या आती थी, बच्चा मुझे बोलता था कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 1 में कराया है, ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 लेक्चर 2 में कराया है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर 4 में कराया है। सर अब मुझे कोई क्वेश्चन रिवाइज करना होता है ना सर, तो मुझे ना ये वाला लेक्चर पहले खोलना पड़ता है, उसमें आपने कौन से मिनट पे पढ़ाया है ढूंढना पड़ता है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सर सारे के सारे सर सारे के सारे एक चैप्टर के क्वेश्चंस, एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू अगर एक ही जगह मिल जाते सर, तो मेरे लिए बाद में रिवीजन, देखो फिर मैं क्या करता ना, मान लो अगर मुझे एक जगह मिल जाते तो मैं क्या करता, सुपर फास्ट रिवीजन देखता, यहां से रिवाइज हो जाता, और ये वाली वीडियो से जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर अपनी बुक के और एमसीक्यू डिस्कस करे हुए हैं यहां से देखता, तो मेरा पूरा चैप्टर रेडी हो जाता सर, इससे बहुत हेल्प हो जाती। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन पर हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू का एक ही वीडियो दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन और आंसर और एमसीक्यू एक ही जगह पे होंगे। इससे आपको बार बार लेक्चर्स में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर्स में ढूंढने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी टोटल कितनी वीडियोस हो जाएंगी, आपके 15 चैप्टर्स हैं तो ये आपकी 15 वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। हां हो सकता है मेरी तरफ से इसमें थोड़ा डिले हो जाए क्योंकि मुझे रिकॉर्ड वगैरह करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ती है, बट फॉर श्योर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके सर,
आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो बच्चे शादी में चले जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की मतलब रिलेटिव की शादी में चले जाते हैं, किसी के बर्थडे पे चले जाते हैं, किसी फंक्शन में चले जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लेक्चर्स देख नहीं पाते दोस्तों। क्या नहीं देख पाते हैं? लेक्चर्स नहीं देख पाते दोस्तों। अब क्योंकि वो लेक्चर मिस आउट कर गए हैं, लेक्चर क्या कर गए हैं? मिस आउट कर गए हैं, तो अब उन्हें पुराना लेक्चर कहां मिलेगा? तो दोस्तों जो लेक्चर हम आज लाइव ले रहे हैं, आप ये मान के चलिए विद इन 4 to 5 आवर्स उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दी जाएगी ऐप पर ही, विश्वास सी ऐप पर, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ। एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा आप सभी को। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ना अपनी स्पीड से देखना पसंद है, वो गुरप्रीत सर को तो 3x पे देखना चाहते हैं। तो जो बच्चे लाइव ना देखकर रिकॉर्डेड पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से प्लान बनाना चाहते हैं, उनको मेरा पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप 8 अगस्त को जो 4 क्लासेस होंगी, 8 अगस्त को जो 4 क्लासेस होंगी, उन्हें 8 तारीख को मत देखो, उसे नेक्स्ट डे देखो 9 अगस्त को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। इससे आप सिर्फ एक दिन पीछे चलोगे, लेकिन आपको ना वीडियोस का वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार अभी तक वीडियो नहीं आई, कब आई। तो आप जो अपना प्लानर खुद बनाना चाहते हो, ठीक है, खुद का जो प्लानर बनाना चाहते हो, वो तभी एग्जीक्यूट हो पाएगा अगर आप एक दिन डिले क्लासेस देखोगे। एक दिन डिले चलोगे ना, तो आपका सब सॉर्टेड रहेगा। जैसे आज जो क्लास हो रही है उसको कल रिकॉर्डेड देखो, कल जो क्लास होगी उसको परसों देखो। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? यस सर। नेक्स्ट सवाल, सर मुझे टेक्निकल इशू आ गया सर मैं लैपटॉप पे नहीं देख पा रही हूं सर मैं पीसी पे नहीं देख पा रही हूं सर, मेरी ऐप से लॉग आउट हो गया है सर। तो बेटा सभी चीजों का समाधान आपको या तो कॉल करना है या तो व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। तो सारे बच्चे इस नंबर को सेव कर लेंगे, सारे बच्चे इस नंबर को सेव कर लेंगे, क्योंकि कल को अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है ऐप से रिलेटेड या किसी और चीज से, आप डाउट इंजन नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, सर डाउट इंजन नहीं खुल रहा है मेरा, सर डाउट इंजन पे रिप्लाई नहीं आया है सर, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमने पूरी टीम बिठा रखी है, ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट टीम, स्टूडेंट्स सपोर्ट टीम, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सारे बच्चे फटाक से ये नंबर सेव कर लेंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे कि हां सर मैंने सेव कर लिया है। डन डन डना डन डन टन टना टन टन। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको दिक्कत आएगी ना, फिर आप पूछोगे कि नंबर दे दो सर। चलिए ओके, अब एक बच्चे का डाउट आया है सर लॉ स्टार्ट डेट, लॉ के सिलेबस की स्टार्ट डेट 8 अगस्त है सर, लॉ के सिलेबस की स्टार्ट डेट 8 अगस्त है। यस हर्ष बंसल 8 अगस्त है सर। एंड डेट क्या है? लॉ का सिलेबस खत्म कौन सी तारीख को होगा दोस्तों? खत्म कौन सी तारीख को होगा? तो बेटा 9 नवंबर एक्सपेक्टेड डेट है। 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। दिस इज द एक्सपेक्टेड डेट। ये एक्सपेक्टेड डेट है जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन आपका लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यही रीजन है कि हमें टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको पैनल पे पढ़ाऊंगा जो मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन पैनल पे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाता है स्लाइड्स को चेंज करने में, जिसकी वजह से आपके 15-20 डेज बढ़ जाते हैं और आपका सिलेबस और एक्सटेंड हो जाता है, जो मैं नहीं चाहता हूं कि सिलेबस एक्सटेंड हो, बिकॉज आपके पास टाइम होना चाहिए इनफ रिवीजन के लिए। ठीक है,
ओके सर, क्लियर है यहां पर सभी को? यस सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, लाइव क्लासेस में तो आपके डाउट आंसर हो गए। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है या होमवर्क सॉल्व कर रहा है, अगर बाद में आपको डाउट आता है तो डाउट कहां पर आंसर करना है? डाउट इंजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों डाउट इंजन बिल्कुल मिलेगा। www.vishwasca.com पे प्लीज ध्यान से सुन लो, जो डाउट इंजन है ना आपका, वो ऐप पर नहीं है, वो वेबसाइट पर है। बच्चा ऐप पर डाउट इंजन ढूंढ रहा है, अभी तक ऐप पर इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो अभी वेबसाइट पर आपको डाउट इंजन मिलता है। वहां पर आपको ना लॉगिन आईडी दी जाएगी, आप वेबसाइट पर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आस्क डाउट। आस्क डाउट में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जिस भी सब्जेक्ट का आप डाउट पूछना चाहते हो, और फिर वो विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर सॉल्व। कितने डाउट्स पूछ पाओगे मैक्सिमम? मैक्सिमम डाउट कितने पूछ सकते हैं? अनलिमिटेड। कोई लिमिट नहीं लगाई है बच्चों, कोई लिमिट नहीं है, जितने डाउट्स आपके मन में आते हैं। कई बार बच्चों के ना बहुत ही फालतू डाउट्स आते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जिसका पेपर में कोई रेलेवेंस नहीं होता, तो टीचर कहता है अगर मैं इसे आंसर करूंगा तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने डाउट इंजन की भी फैसिलिटी आपको दी हुई है। आप जितने चाहें उतने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल सर, लॉ का जो एग्जाम है वो कौन से पेन से लिखकर आना है? तो दोस्तों एमसीक्यू पेंसिल से भरेंगे, एमसीक्यू पेंसिल से भरेंगे, और डिस्क्रिप्टिव पेपर ब्लैक बॉल पेन। फिर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर मैंने गलती से ब्लू पेन से लिख दिया सर, ठीक है। सो ब्लैक बॉल पेन से डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और एमसीक्यू पेंसिल से आपको करना होगा। क्लियर है सभी को? लॉ के एग्जाम में कौन से पेन से लिखना है? एमसीक्यू पेंसिल, डिस्क्रिप्टिव में ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन यहां पर लिखवा लो, भूल जाओगे, यहां पर टैटू बनवा लो दोस्तों ब्लैक बॉल पेन का। ओके सर, आगे चलते हैं। अब क्योंकि आपकी जर्नी, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, सीए फाउंडेशन के बाद आप लोग बड़े हो चुके हो, सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हो, वैसे तो आपके पास जिंदगी में अब समय बचेगा ही नहीं किसी और चीज का, बट मैं आपको लेक्चर 1 में ही गाइड कर देना चाहता हूं। सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन, चाहे वो महिला मित्र हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, उसे दोस्तों लिमिट कर दो। अपने दोस्तों के साथ क्या कर दो? इंटरेक्शंस को आज से ही कम करना स्टार्ट कर दो। क्लास रेगुलरली देखो, रेगुलरली मतलब डेली, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, वो आपकी मर्जी है। अब आप बड़े हो गए हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आपको लगता है यार ये टीचर जो है ना, ये जो टीचर है ये स्लो पढ़ाता है, इसे तो मैं लाइव में देख ही नहीं सकता हूं, मुझे लगता है ये 0.5x पे पढ़ाता है, मैं तो इसे रिकॉर्डेड देखूंगा 2x पे। आपकी मर्जी है बेटा, आपका डिसीजन है, लाइव देखना है कि रिकॉर्डेड देखना है, लेकिन देखना रोज है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना रोज है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली बेटा अपनी चैट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अपनी चैट को क्या करना है? ऑफ रखना है जब मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जब डाउट आए ना तो डाउट्स के लिए आप चैट ओपन करो, मुझसे डाउट पूछ लो, और डाउट भी तभी पूछना, मैं एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं, अभी सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बीच में ही सर इस केस में क्या होगा? अरे बेटा सेक्शन कंप्लीट हो जाने दे, हो सकता है तेरा डाउट सेक्शन कंप्लीट होने तक आंसर हो जाए, हो सकता है। अगर वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने पर भी तेरा डाउट नहीं हुआ तो तू लिख भाई कि सर ये वाला डाउट रह गया प्लीज बता दो, तो हम उसको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट, अनइंस्टॉल यानी उड़ा दो। क्या उड़ा दो? सोशल मीडिया ऐप, इंस्टा, स्नैपचैट, ये सब बेटा मोह माया है बेटा, ठीक है। ये सब दोस्तों मोह माया है, मोह माया, इन सब से दूर हो जाओ, अनइंस्टॉल कर दो दोस्तों, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। अगर किसी लेक्चर के अंदर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो आपको क्या करना है दोस्तों? उस कॉन्सेप्ट का लेक्चर दोबारा देखना है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। ओके 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 सर, नाउ ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब
सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं सभी स्टूडेंट्स को देता हूं, खासकर सीए इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, बैकलॉग मत होने देना दोस्तों। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बैकलॉग मत होने देना। अगर कोई बीमार पड़ते हो, कोई फैमिली फंक्शन में जाना पड़ता है, सेम वीक में बैकलॉग को कंप्लीट कर लो। हां, हो सकता है बीकॉम के एग्जाम्स की वजह से कई बार हो जाता है 4-5 दिन का, लेकिन वो उसी वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करना दोस्तों, वरना जिंदगी भर पछताओगे। तो बैकलॉग होने नहीं देना है। इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेम वीक में बैकलॉग को कंप्लीट कर देना है। क्लियर है सभी को? यस सर। अब आते हैं पेपर पैटर्न। लेक्चर्स कितने लगेंगे गुरप्रीत सर? नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स। तो दोस्तों इसको 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। कंपनी एक्ट की जब मैं बात करता हूं, देखो यहां भी स्पेलिंग गलत लिखी है, रात को कंपनीज एक्ट 2013 के 80 लेक्चर लगेंगे दोस्तों। कंपनीज एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर हैं दोस्तों। 80 लेक्चर्स इसमें लगने वाले हैं, 80 लेक्चर्स। एलएलपी एक्ट 2008 में, एलएलपी एक्ट 2008 में इसमें एक ही चैप्टर है, 8 लेक्चर लगेंगे दोस्तों, ठीक है। और अदर लॉस के अंदर 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, ठीक है। इसमें आपके 12 लेक्चर्स लगेंगे दोस्तों, 12 लेक्चर्स लगेंगे। टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 100 लेक्चर्स आपको लगने वाले हैं। 200 आवर्स टोटल मैं लगाने वाला हूं आपके लॉ सब्जेक्ट पर। इसमें रिवीजन काउंटेड नहीं है, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस सेशन काउंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के होने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के होने वाले हैं। ये अब मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट कंपनी लॉ के 11 चैप्टर का बाइफोर्केशन अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि चैप्टर 1 में कितने लेक्चर लगेंगे, चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। स्क्रीनशॉट कि 80 लेक्चर्स कैसे बनते हैं, उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर आपको बाद में नहीं तो पता क्या होता है, चैप्टर चालू होते ही बच्चा पूछता है सर ये चैप्टर में कितने लेक्चर लगने वाले हैं, एक बारी गरीब को बता दो ना सर। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया कि कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर लगने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आता है दोस्तों पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू 30 मार्क्स के आएंगे, 15 क्वेश्चन, 15 एमसीक्यू आएंगे इंटू 2 मार्क्स, 30 मार्क्स का। थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, 84 मार्क्स की थ्योरी आएगी। सर अभी तो आप 70 कह रहे थे, अरे रुक जाओ बेटा। टोटल पेपर जो आपको दिया जाता है वो 124 मार्क्स का दिया जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 8 और 10 114। हां अब देखो 114 में डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर मैं बात करता हूं, टोटल डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन आते हैं। 14 मार्क्स का क्वेश्चन 1, 14 मार्क्स का क्वेश्चन 2, ठीक है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन 3, 14 मार्क्स का क्वेश्चन 4, 14 मार्क्स का क्वेश्चन 5, 14 मार्क्स का क्वेश्चन 6। लास्ट 5 क्वेश्चन में से एनी 4 आंसर करने होते हैं, एनी 4 आंसर करने होते हैं दोस्तों। यानी क्वेश्चन 1 तो करना ही है, उसके अलावा क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 में आपको कोई 4 आंसर सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यानी 84 मार्क्स में से 70 मार्क्स का सॉल्व करना होता है, 70 मार्क्स का सॉल्व करना होता है। क्लियर है सभी को? यस सर एकदम क्लियर है। अब दोस्तों गुरप्रीत सर ना जब भी सीए इंटरमीडिएट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर 1 से एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हैं, क्या आप सभी लोग कंपनीज एक्ट पढ़कर आए हो क्या? सारे बच्चे बताओ। सीए फाउंडेशन में क्या आप लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा था क्या?
हाँ सर पढ़ा था सर, हमने बिल्कुल पढ़ा था। हाँ कितने लेक्चर्स लगाए थे दोस्तों हमने उसमें, कितने लेक्चर्स लगाए थे हमने उसमें? लगाए थे 14 लेक्चर्स पढ़ने में, 14 लेक्चर लगाए थे दोस्तों पढ़ने में, 14 लेक्चर्स आपको पढ़ाने में मैंने लगाए थे। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, ये सेम चीज सीए इंटर के अंदर भी है। यानी सीए इंटर का जो चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 है उसमें 80% चीजें आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, और जो चैप्टर 2 है उसकी 40% चीजें आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। अब दिक्कत यह आती है दोस्तों, ठीक है, अब दिक्कत आती है, दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यह आती है कि जब मैं सीए इंटर का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ाता हूं तो बच्चा कहता है सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। बट बेटा आप उन स्टूडेंट्स के लिए सोचो जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है, हो सकता है सेल्फ स्टडी करी हो सकता है कुछ स्टूडेंट सीए फाउंडेशन पास करके नहीं डायरेक्ट एंट्री के रास्ते से आते हैं। तो जो स्टूडेंट दोस्तों डायरेक्ट एंट्री के रास्ते से आते हैं उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा होता है, बीकॉम करके आते हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता है सही से, तो उनके लिए मुझे ये सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो मैं बस आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं सीए फाउंडेशन, मैं आप सबसे बस एक सपोर्ट चाहता हूं कि शुरू के जब तक चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट नहीं हो जाता थोड़ा शांत बैठे। हो सकता है आपको वो बातें पता हो जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको वो बातें पता हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं जब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तब से फाउंडेशन वालों के लिए भी नया होगा और डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए भी नया होगा। बट एज अ टीचर मैं ये एज्यूम कर लूं कि आपको आता है और सीधा चैप्टर 3 से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो भैया बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो कुछ चीजें अब आप देखोगे, जैसे हमने बेसिक्स ऑफ लॉ पढ़े थे, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे होता है, लॉ कैसे बनता है, ये सब चीजें आपने फाउंडेशन में मुझसे पढ़ी हुई हैं। बट मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो स्टूडेंट पहली बार मुझसे पढ़ रहा है या जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से आया है उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर बेसिक से नहीं पढ़ा रहे, सर तो सीधा ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हमें आता है। तो मैं तो हमेशा से बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। हां अगर आपको आता है तो आप क्लासेस बाद में देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आप ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? बात करते हैं दोस्तों गुरप्रीत सर के टीचिंग स्टाइल की। अबे आज पढ़ाएगा भी ये टीचर की नहीं पढ़ाएगा, ऐसे भी कुछ बच्चे नहीं पढ़ाएगा। आज बात करते हैं दोस्तों टीचिंग स्टाइल की। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि जब आप आईसीआई मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो आपको वहां पर कौन सी लैंग्वेज दिखेगी? टेक्निकल लैंग्वेज दिखेगी। टेक्निकल मतलब ऐसे ऐसे भारी शब्द जो हो सकता है जीवन में आपने ना सुने हो। लेकिन गुरप्रीत सर की पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है कि गुरप्रीत सर जब आपको पढ़ाएंगे उसी किताब से वही शब्द पढ़ाएंगे, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करेंगे चीजों को तो आसान भाषा में यानी लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आसान भाषा में। जैसे मैंने हमेशा एक एग्जांपल भी दिया है कि जब मैं आर्टिकलशिप करने गया था तो मैं पहली बार जिंदगी में मैकडॉनल्ड्स में गया था। मैकडॉनल्ड की तो मैंने मतलब मेन्यू देखकर ही डर गया था कि शायद मैंने जिंदगी में वो चीजें खाई नहीं है। वहां पर फिर मैंने एक चीज ऑर्डर करी थी दोस्तों, हैश ब्राउन। मैंने कहा यार ये कुछ कूल सा नाम लग रहा है, कुछ बढ़िया सी चीज देंगे, जिंदगी में पहली बार खाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे हैश ब्राउन डिलीवर करा तो मुझे क्या पता चला दोस्तों, ये तो नाम का हैश ब्राउन है, असलियत में क्या है दोस्तों? आलू की टिक्की। असलियत में तो दोस्तों ये आलू की टिक्की है। तो ये हैश ब्राउन क्या है? ये लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज है, जो आपको लगेगा अरे पता नहीं क्या कह रहा है ये लड़का, ठीक है।
लेकिन लेमैन लैंग्वेज में जब मैं आपको बताऊंगा, अच्छा 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 आलू की टिक्की की बात कर रहे हैं, क्या है, हाइश ब्राउन रहे हैं, लेकिन बात आलू की टिक्की की हो रही है। तो दिस इज हाउ माय टीचिंग स्टाइल इज। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस बिल्डिंग के लेक्चर से। ठीक है, हां, बच्चा कह रहा है सर, भाग्य कह रही है सर आप नोट्स नहीं लिखवाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। बेटा इस बारी मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व तो कर दी है, आपको नोट्स दे दिए हैं, आपको लिखने नहीं है, नोट्स प्रिंट करके लर्न कर लेने हैं। अब आप चाहो तो खुद लिख सकते हो उन नोट्स को, चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। ठीक है भाग्या जी, चलिए, ओके मेरे बच्चा भाग्या, यस। आइए, बेस बिल्डिंग की क्लास स्टार्ट करने से पहले 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक देता हूं, और फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों बेस बिल्डिंग पर, फिर हम लोग बेस बिल्डिंग पर चलेंगे, और मोस्टली कल से हमारा सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक लेते हैं। कंप्यूटर जी, मुन्नी ब्रेक लगाया जाए। ठीक है, ओके, कुछ गाना वाना हो जाए मुन्नी ब्रेक के टाइम। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर डोरेमोन सॉन्ग सुना दीजिए सर। ओके दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बच्चा कह रहा है मैं हूं जियान सुना दो। अरे बेटा वो ऐप में सुनाएंगे, वरना बच्चा भाग जाएगा ना यार पहले ही दिन, अगर मैं हूं जियान सुना देंगे तो। कैसी बातें करते हो यार, बच्चे को भगा दोगे क्या तुम पहले दिन? पहले बच्चे को आने तो दो, डोरेमोन सुन के आएगा, फिर बाद में जियान सुनाएंगे उसे। ठीक है, ओके। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ हाँ, मैं हूं एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। चलिए दोस्तों, अभी कितना टाइम है? ओहो, अभी भी 1 मिनट है। मुन्नी ब्रेक अब मुन्नी नहीं रहा, चुन्नी हो गया है, नहीं क्या? यस सर। करण बेटा आप खुद बुक्स को प्रिंट करवा सकते हो, ई बुक का ऑप्शन दे दिया मेरे बच्चा हमने। यस हरीश बंसल, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो मुन्नी ब्रेक हो रहा है ओवर, और हम लोग चलेंगे बेस बिल्डिंग की तरफ, बेस बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, पानी पी लेना चाहिए गाना गाने के बाद, क्योंकि मुझे इसके बाद इंडियन आइडल भी तो जाना है दोस्तों। थैंक यू अर्पित बेटा, थैंक यू, क्या तारीफ करी अर्पित ने, ओ माय गॉड्स, ओ हो। चलो पहले ऐसे यूजर्स को हाइड कर देना चाहिए चैनल पे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेस बिल्डिंग पर, मुन्नी ब्रेक को खत्म करते हैं। ठीक है, आइए
आपको मैं लास्ट रिजल्ट बता देता हूं एक बारी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे लास्ट टाइम पे कोई रैंक वैंक आया था कि नहीं। बेटा AIR 1 30 48 49 ये 4 रैंक आए थे बेटा हमारे लास्ट वाले बैच से। ठीक है, ओके सर। आइए, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर, लॉ क्या होता है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं सर, व्हाट इज लॉ? सर लॉ क्या होता है? कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर, ठीक है, लॉ कैसे बनता है सर? लॉ कैसे बनता है? नेक्स्ट सर, लॉ कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है? ठीक है, उसके बाद लॉ बनाने की पावर, लॉ बनाने की पावर कहां से आती है सर? लॉ बनाने की पावर कहां से आती है? लॉ क्या होता है? लॉ कैसे बनता है? लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाने की पावर कहां से आती है? क्योंकि हम इतने सारे लॉ पढ़ने वाले हैं, बट इसे बना कौन रहा है? इसे बना कैसे रहा है? लॉ बनाया क्यों जाता है? वेरी गुड, लॉ बनाया क्यों जाता है? तो दोस्तों एक बार की बात है बेटा, हमारे एक बार की बात है बेटा, ये हमारे पठान अंकल है। कौन है? झूमे जो पठान मेरी जान, है ना, ये हमारे पठान अंकल है। ये रास्ते पर बेटा गन लेकर घूम रहे थे दोस्तों, रास्ते पर गन लेकर घूम रहे थे, रोड पर इतनी बड़ी गन लेकर घूम रहे थे, बिना लाइसेंस के दोस्तों, बिना लाइसेंस के गन लेके घूम रहे थे दोस्तों। अब दोस्तों जब ये गन लेकर, वो भी बिना लाइसेंस के घूम रहे थे, तो इन्हें पता है कौन मिलता है? इन्हें मिलता है दोस्तों टाइगर भाई। टाइगर अभी भी जिंदा है, इन्हें टाइगर भाई मिलते हैं। जब टाइगर भाई की मुलाकात होती है पठान भाई से, तो टाइगर भाई कहते हैं, टाइगर भाई कहते हैं, अरे दोस्त, अरे दोस्त, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। भाई टाइगर भाई, टाइगर भाई पठान भाई से कह रहे हैं कि भाई मेरी बात सुनो, ये रोड पे तुम ऐसे बिना लाइसेंस के गन लेकर नहीं घूम सकते हो, इसके लिए लाइसेंस चलता है, इसके लिए कुछ नियम है, इसके लिए कुछ कानून है, इसके लिए कुछ लॉ बना हुआ है हमारी कंट्री में। तुम ऐसे वेपन्स को खुले आम लेकर घूम नहीं सकते हो, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम पुलिस में हो, ना तुम आर्मी में हो, भाई कैसे घूम रहे हो? तो पठान पूछता है यार ये लॉ क्या होता है? पठान का सवाल आता है यार ये लॉ होता क्या है भाई? अब टाइगर भाई कहते हैं देखो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि कानून होता क्या है, लॉ क्या होता है, वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों एक स्टोरी पे ले चलते हैं। ये हमारे हैं खड़ूस पापा और ये हमारी हैं मासूम बच्चियां। खड़ूस पापा और मासूम बच्चियां। अब पापा को खड़ूस क्यों कह रहे हैं? ये बच्चियां रो रही हैं दोस्तों, रो रही हैं। देखो इनकी आंखों से आंसू आते हुए दिख रहे हैं आपको? हां। और पापा की नजरों पे डेविल वाली नजरें दिख रही हैं क्या आपको? सर इनकी बेटियों से मैंने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम अपने पापा को खड़ूस क्यों कह रही हो? कहने लगी खड़ूस ना कहूं तो और क्या कहूं, पापा ने ना बहुत सारे घर पे रूल्स बना रखे हैं, बड़ी सारी रेगुलेशंस बना रखी है, हम पे अलग अलग तरह की रोक लगा रखी है। मैंने कहा कैसी रोक? कहने लगी कि पापा ना हमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े स्ट्रिक्ट। कहते हैं रात को 10 बजे से पहले सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाओ। बताओ ऐसा होता है क्या कहीं? रात को 10 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाओ। पापा हमसे लेकिन जबरदस्ती, हमारी सारी दोस्त ना रात को 1-1 बजे तक इंस्टा चलाकर सोती हैं और सुबह 8-9 बजे उठती है और हमें 10 बजे सुला दिया जाता है। देखो हमारे पापा कितने खड़ूस है। तो दोस्तों पापा ने ये रूल तो बनाया है, क्या पापा ने ये रूल अपने बच्चों को परेशान करने के लिए बनाया? नहीं, पापा ने ये रूल बनाया है
अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए, बिकॉज जिंदगी में अगर सफल होना है तो डिसिप्लिन होना दोस्तों बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब यही रूल नहीं था, मैंने कहा और भी कुछ पापा ने परेशान कर रखा, कह रही हां। मैंने कहा क्या? कहने लगी पापा ने ना बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते, बाहर का कुछ पी भी नहीं सकते, हमारा तो फेवरेट है गोलगप्पे, मेरा फेवरेट है, मुझे गोलगप्पे पसंद है, और मेरी छोटी बहन को मोमोज पसंद है लाल चटनी के साथ, और हम दोनों कोल्ड ड्रिंक भी पसंद करते हैं। लेकिन पापा ने खाने की चीजें भी बंद कर रखी हैं और पीने की चीजें भी बंद कर रखी है, बाहर की। कहते हैं ना बाहर का कुछ खाना है ना बाहर का कुछ पीना है। हमारी सारी दोस्त ट्यूशन खत्म होने के बाद पास वाले पानी पूरी गोलगप्पे के ठेले पे जाकर 2-2 प्लेट खाती है और हम बेचारियों को घर आना पड़ता है। पापा ने यह रूल अपने बच्चों के लिए बना रखा है, क्या उन्हें परेशान करने के लिए बना रखा है या उनकी मदद करने के लिए? बेटा पापा ने तो इसलिए बना रखा है कि बाहर की चीजें अगर हम ज्यादा खाते हैं ना तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे हमारी हेल्थ क्या होती है, खराब होती चली जाती है। पापा चाहते हैं कि उनकी बेटी हेल्दी रहे, पापा चाहते हैं उनकी बेटी फिट रहे, लेकिन बच्चियों को लगता है यार देखो हमारी दोस्त गोलगप्पे खा रही है और हम नहीं खा पा रहे। नेक्स्ट बेटा, पहले बच्चियां स्कूल जाती हैं, स्कूल से छुट्टी होकर ट्यूशन जाती हैं। ट्यूशन की छुट्टी होती है 6:30 बजे। कितने बजे होती है? 6:30 बजे ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है दोस्तों। अब 6:30 बजे ये जो छुट्टी हो जाती है ना ट्यूशन की, तो पापा ने कहा आधा घंटा लगता है घर आने में। ट्यूशन से छुट्टी होने के बाद कहीं बाहर नहीं घूमना है, 7 बजे तक, डॉट 7 बजे शाम को घर वापस आ जाना, घर वापस आ जाना। अब इनकी सारी दोस्त ट्यूशन खत्म होने के बाद थोड़ा बाहर घूमती हैं, घर पे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जाती हैं, लेकिन इनको घर पर बेटा 7 बजे जाना पड़ जाता है, बेटा 7 बजे जाना पड़ जाता है। अब ये इसलिए भी दुखी हैं, अब अगेन ये समझ नहीं पा रही हैं कि पापा ने इन्हें 7 बजे घर इसलिए आने को बोला है ताकि उनकी बेटियां क्या रह सके, सेफ रह सके, बिकॉज बाहर हो सकता है माहौल ठीक ना हो, है ना। इतना ही नहीं, पापा ने डेली न्यूज़पेपर, जी हां डेली कह रहे सुबह 5 बजे उठ के ना नाश्ता करने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करो कि न्यूज़ क्या चल रही है। कह रही है हमारी सारी दोस्त सुबह उठ के पहले स्नैपचैट पर फोटो डालती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं, 10-15 रील जब तक ना देख ले उनकी दूसरी आंख खुलती ही नहीं है, और हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। अब दोस्तों पापा ने ये जो रूल बनाया है ना, ये रूल बनाया है ताकि उनकी बेटियों की नॉलेज बढ़ सके, इनहेंस हो सके। इस तरह के कई सारे रूल पापा ने अपनी बेटियों के लिए बना रखे। बेटियों को बहुत बुरा लगता है कि यार ये पता नहीं क्या है, कैसे पापा मिल गए मुझे जिंदगी में, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, हम तो परेशान हो गए, हमारा जन्म ही क्यों हो गया इस घर के अंदर। लेकिन दोस्तों जैसे फैमिली के केस में, जैसे दोस्तों फैमिली के केस में रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं फैमिली मेंबर के द्वारा, जो आपकी फैमिली में सबसे बड़ा होता है, हो सकता है हमारे पापा, हो सकता है हमारे दादा, हमारी दादी, जो भी सबसे बड़ा मेंबर होता है ना, वो अपने घर को सही से चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। उसी तरह दोस्तों देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। इन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कानून कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। यानी अगर घर वाले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं तो उन्हें लॉ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर हमारी सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है हमारे लिए तो हम उसे कानून कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, वो कानून हमें परेशान करने के लिए नहीं बनाया जाता, वो कानून बनाया जाता है हमारी सेफ्टी को देखते हुए, हमारी चीजों को देखते हुए, हमारी नीड्स को देखते हुए दोस्तों कानून को बनाया जाता है। अब दोस्तों एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता है, कॉमन सेंस जो कि आजकल लोगों में नहीं होती है, कि मान लो शर्मा अंकल और वर्मा अंकल दोनों एक दूसरे के नेबर है। नेबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे के पड़ोसी हैं।
शर्मा अंकल ने अपनी फैमिली के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, शर्मा अंकल ने अपनी फैमिली के लिए क्या बनाए हुए हैं? रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं। सवाल आता है, क्या वर्मा अंकल एंड उनकी फैमिली, क्या वर्मा अंकल और उनकी फैमिली को शर्मा अंकल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना की जरूरत है या नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या वर्मा अंकल जो उनके पड़ोसी हैं और वर्मा अंकल की फैमिली को शर्मा अंकल के बनाए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? क्या लगता है दोस्तों आपको? सर मुझे लगता है, सर मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए सर नो। सर वर्मा अंकल की फैमिली, वर्मा अंकल की फैमिली वर्मा अंकल के बनाए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगी। वो शर्मा अंकल अपने पड़ोसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को क्यों फॉलो करेगी? वो तो अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी क्या? यस बेटा, आपने जो आंसर दिया है वो आधा करेक्ट है। क्या है? इसे बोलते हैं पार्शियली। पार्शियली मतलब आधा, पूरा करेक्ट नहीं है, फुल नहीं, पार्शियली करेक्ट है। क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों ऐसा? बिकॉज क्या होता है, एज्यूम करो अगर मान लो शर्मा अंकल बीमार पड़ जाते हैं, अगर शर्मा अंकल क्या पड़ जाते हैं दोस्तों? बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ गए बेचारे। अब वर्मा अंकल, वर्मा अंकल और उनकी फैमिली शर्मा अंकल के घर जाएगी, उनसे मिलने, उनके लिए फ्रूट्स लेकर जाएगी, उनके लिए फ्लावर्स लेकर जाएगी। बिकॉज हमारे पड़ोसी जब बीमार होते हैं तो हम उनसे मिलने चले जाते हैं, उनका हालचाल पूछने चले जाते हैं। अब शर्मा अंकल के घर पे एक रूल है दोस्तों। क्या रूल है शर्मा अंकल के घर पे? शर्मा अंकल के घर पे रूल है कि जब भी कोई मेरे घर में आएगा ना तो उसे बाहर अपने फुटवियर्स, फुटवियर्स मतलब पैरों में पहनने वाले, हो सकता है चप्पल, हो सकता है शूज, हो सकता है सैंडल्स, आपको घर के बाहर उतारने हैं, उसके बाद आप घर के अंदर आ सकते हो। तो दोस्तों जब वर्मा अंकल और वर्मा अंकल की फैमिली शर्मा अंकल के घर उनसे मिलने जाएगी ना तो उन्हें भी अपने शूज, सैंडल्स, चप्पल बाहर उतारने पड़ेंगे। यानी उन्हें शर्मा अंकल की फैमिली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, फॉलो करने पड़ेंगे। यानी ये जो आपने आंसर नो दिया था ये आधा करेक्ट है। कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं जहां पर वर्मा अंकल और वर्मा अंकल की फैमिली को भी शर्मा अंकल के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ सकता है। सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली अगर इंडिया के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, अगर इंडिया के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, क्या नेपाल में रहने वाले लोगों को, ये जो नेपाल में रहने वाले लोग हैं, क्या उन्हें इंडिया के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे क्या? तो द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन अगर नेपाल के लोग इंडिया आएंगे तो क्या इंडिया में आने के बाद, कई बार नेपाल के लोग इंडिया में काम करने आते हैं, ठीक है, तो क्या वो लोग हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे क्या इंडिया में आने के बाद? यस। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कुछ लॉ, इंडिया के लॉ नेपाल के लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे जब वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली दोस्तों अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गुजरात स्टेट के लिए बनाया गया, कौन से स्टेट के लिए? गुजरात स्टेट के लिए बनाया गया है, तो सवाल आता है क्या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, दोस्तों महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को क्या गुजरात के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा क्या? सो द आंसर इज नो, सो द आंसर इज नो।
लेकिन अगर महाराष्ट्र का कोई पर्सन गुजरात विजिट कर रहा है तो हो सकता है उस जब जितने दिन वो गुजरात में रहेगा उसे गुजरात के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ जाए। दोस्तों, फॉलो करना पड़ जाए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो लॉ क्या होता है बच्चों? लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री और फॉर द स्टेट, उसको हम लॉ बोलते हैं। दोस्तों, उसको हम लॉ बोलते हैं। क्या सभी को पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? अरे बोल दो मेरी जान, बता दो रे, यस और नो? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यस, तो बच्चों ने कह दिया है एकदम यस सर, ओके है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब पठान भाई ने जब समझ लिया कि लॉ क्या होता है तो पठान भाई ने टाइगर से पूछा, पठान भाई ने टाइगर भाई से पूछा, क्या पूछा? भाई लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिना लॉ के भी तो काम चल जाता, क्यों लॉ बनाए जाते हैं? लॉ भगवान ने तो नहीं बनाया है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है ये तो इंसान खुद बना रहा है, तो इसे बनाने की कोई जरूरत हुई होगी तभी तो लॉ बनाया जाता है। सो व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से लॉ बनाए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, पापा ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। क्या हर रूल्स एंड रेगुलेशन के पीछे कोई ना कोई रीजन था? एक में डिसिप्लिन था, एक में हेल्थ था, एक में सेफ्टी थी, एक में कुछ ना कुछ रीजन था जिसकी वजह से पापा ने बेटियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। सिमिलरली देश के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं उसके लिए भी दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई ना कोई रीजन होता है। तो हम लोग रीजन को लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले की बात है, बहुत स्टोन एज एरा की बात कर रहा हूं मैं। कौन से एरा की बात कर रहा हूं? स्टोन एज एरा। स्टोन एज एरा मतलब जब लोग पत्थर से जानवर को मार के जानवर का मांस खाया करते थे, जब लोग दूसरों से एक दूसरे से पत्थर मार मार के लड़ा करते थे, उस टाइम की बात है बेटा। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, अगर किसी इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना होता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? पेयर फूट, मतलब अपने पैरों पर चल के जाता था, मतलब यहां से वहां जाना है। अरे गुरप्रीत सर आप तो गायब हो गए। अरे यही तो बात है दोस्तों, यहां पर इस तरफ से उस तरफ चल कर जाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे बेटा इंसान की सबसे खास बात है जो उसे जानवरों से अलग करती है, वो ये है कि उसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज बनाने पर काम करता है। और यहां पर दोस्तों आविष्कार हुआ पहिए का, व्हील का आविष्कार हुआ। और जब से हमने पहिया बनाया फिर हमने क्या करा? जानवरों के पीछे गाड़ी लगा दी पहिए के साथ। इससे क्या हुआ दोस्तों? अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना पड़ा तो अब एनर्जी हमारी नहीं लग रही है, जानवर की लग रही है। और दूसरा, ये जो पहिया है ये आसानी से गोल गोल घूमता है सड़क पर, तो उससे हमें बहुत आसानी हुई, हमारा टाइम भी बचने लगा। बट इंसान कहां रुकता है दोस्तों? इंसान नहीं रुकता, इंसान और आगे जाता है दोस्तों, और आगे जाता है। इंसान ने व्हील के बाद मोटर का आविष्कार करा। इधर से पेट्रोल या डीजल या कोल वगैरह डालो, उधर से भैया मोटर चलनी स्टार्ट। और जब से मोटर आई दोस्तों फिर मोटरसाइकिल आई, कार आया, ट्रक आया, बस आया, देख रहे हो बाइक कैसे। और अब तो हम आज की तारीख में दोस्तों कितनी तेजी पर हो सकता है, अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो
तो अगर मैं पैदल जाता हूं, चल कर जाता हूं, चल कर, तो मुझे लगते हैं 50 मिनट। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी नैनो कार, गुरप्रीत सर अपनी नैनो कार लेकर जाएंगे चलाते हुए, तो हो सकता है वो 15 मिनट में पहुंच जाए दोस्तों, हो सकता है 15 मिनट में। यानी गाड़ी आने से दोस्तों हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो गया, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा सेव हो गई। यस और नो? और आजकल तो टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। अब दोस्तों मोटर गाड़ी आने से ना एक प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई। जैसे मोटर गाड़ी आने से अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं तो पुणे में ही रहता हूं तो मुझे, आप सभी को भी पता चला होगा, अभी रिसेंट के अंदर एक पोर्श, पोर्श की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों बताओ? यही नहीं पता है, मैं खरीदूंगा कैसे बताओ मुझे? तभी तो मैंने नैनो खरीदी है, उसकी स्पेलिंग आती है मुझे। पोर्श कार ने 2 लोगों को उड़ा दिया, जिसकी वजह से उनकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। और उस टाइम पे गाड़ी अराउंड 150 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पे चल रही थी। मतलब सेकंड्स का खेल था, सेकंड्स का खेल। ये 2 लोग स्कूटी के ऊपर थे, ठीक है, ये 2 लोग स्कूटी के ऊपर थे, एक पर्सन कार से आ रहा था, और कार से, पोर्श कार से आ रहा था। इतनी तेजी पर चलती है पोर्श कार, जस्ट टच हुआ और गेम ओवर, और ये 2 लोगों की डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दोस्तों जब तक कार्स आई नहीं थी ना, ये प्रॉब्लम नहीं थी। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे तो क्या एक्सीडेंट होते होंगे क्या? एक इंसान दूसरे इंसान से अगर टकरा भी जाता है तो मौत थोड़ी हो जाती है। लेकिन जब से ये गाड़ियां आई ना, प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहली प्रॉब्लम आई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होने लगे, जिसकी वजह से लोग अपनी जान खोने लगे। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम अब आने लगी है, जो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अभी भी नहीं है, बट बड़े शहरों में दोस्तों यह प्रॉब्लम आने लगी है ट्रैफिक की। ट्रैफिक, बेंगलोर जैसे शहर के अंदर अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पैदल चलकर जाओगे, हो सकता है 5 मिनट में पहुंच जाओ, लेकिन कार लेकर जाओगे तो वहां दिखाएगा 15 मिनट। अरे मैंने कार इसलिए खरीदी थी ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? ट्रैफिक की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? हम लोगों को और ज्यादा टाइम लग रहा है। और भी प्रॉब्लम है, जैसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये एक मास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से दोस्तों पब्लिक, इस दोस्तों से दोस्तों पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट निकाला। एक्ट का नाम क्या है? मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसके अंदर मोटर व्हीकल से रिलेटेड बड़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस डाली दोस्तों, बड़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन डाली। जैसे अगर मैं बोलता हूं एक्सीडेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक्सीडेंट ना हो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर वही इंसान रोड पर गाड़ी चलाए जिसको गाड़ी सही से चलानी आती है, तो एक्सीडेंट कम होंगे। मानते हो ये बात? तो हमने रूल लाया ड्राइविंग लाइसेंस का, कि अगर आप बाइक चलाना चाहते हो रोड पे, कार चलाना चाहते हो, बस चलाना चाहते हो, ट्रक चलाना चाहते हो, तो आपको इसे रोड पर चलाने से पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी वजह से आज की तारीख में वही लोग गाड़ी रोड पर चलाएंगे जो कि गाड़ी को चलाना जानते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? ट्रैफिक की प्रॉब्लम। अब ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्या किया गया है? हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगा दी गई हैं, जिससे कि आप लाल बत्ती पर रुक जाएंगे और हरी बत्ती पर चल पड़ेंगे। तो यानी गवर्नमेंट ने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। जब तक मोटर व्हीकल्स आई नहीं थी ना, तब तक यह प्रॉब्लम थी ही नहीं।
लेकिन मोटर व्हीकल्स इंडिया में आने के बाद यह प्रॉब्लम ने जन्म लिया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून लाया गया, लॉ लाया गया। अब एक बच्चा कहेगा गुरप्रीत सर फालतू की बातें हमें मत सिखाओ, पोर्श का एक्सीडेंट, आपका ये कानून आज चलता है मोटर व्हीकल एक्ट? हाँ मैंने कहा चलता है। पोर्श वाला जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये अभी हुआ है, यानी एक्सीडेंट तो खत्म हुआ ही नहीं सर, एक्सीडेंट तो आज भी हो रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे कानून का जिससे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई? मेरे बच्चा तुम गलत समझ रहे हो। कानून किस लिए बनाया जाता है? फॉलो करने के लिए। आप इसमें देखिएगा, ये जो केसेस एक्सीडेंट होते हैं ना, ज्यादातर वो केसेस होते हैं जहां पर लोग कानून को फॉलो नहीं करते। मैं कई बार देखता हूं, जब मैं खुद किसी चौराहे पर खड़ा होता हूं, रेड लाइट होती है दोस्तों, रेड लाइट, मैं रुका होता हूं रेड लाइट पर, मैं अपनी जो भी मेरे पास स्कूटी है, जो भी मेरे पास कार है, मैं लेके रुका हुआ हूं, वेट कर रहा हूं, सेकंड्स वहां चल रहे हैं, रेड है, मेरे पीछे से एक गाड़ी आती है, मुझे गुस्से से देखती है कि मैं क्यों रुका हुआ हूं, और आगे चली जाती है। एक बाइक वाला आता है जिस पे 4 लोग बैठे होते हैं, मुझे देखता है, रेड लाइट देखता है, चला जाता है। तो मैं मेरी नजरों के सामने देखता हूं कि लॉ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जितनी स्ट्रिक्टनेस से फॉलो होना चाहिए। अब जैसे ही वो बंदा लाल लाइट होते हुए भी चौराहे से आगे जाता है, क्या होता है? एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरफ की लाइट ग्रीन थी वो तो बहुत तेजी पे आ रहा है, ये बंदा देखते हुए जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर हम कानून बन गया लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम कैसे जड़ से खत्म होगी? तो यस, मैं ये कह सकता हूं कि इस कानून आने से प्रॉब्लम 100% तो सॉल्व नहीं हुई, ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी 100% सॉल्व नहीं हुई, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम कम हो गई। अगर हम आज ये कानून हटा दें तो एक्सीडेंट की मात्रा 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाएगी दोस्तों। कई लोग सिर्फ कानून को तब फॉलो करते हैं जब कोई देखने वाला होता है, जब कोई आपको लगता है अरे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, अरे रुका रहा है भाई, पैसा चलान वलान कट जाएगा, 1000-2000 रुपए देने पड़ जाएंगे, 10,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, खड़ा रहे, तो हम लोग फॉलो करते हैं। तो इससे एक और सवाल भी आता है दोस्तों, लॉ बनाना मुश्किल होता है या लॉ को पब्लिक से फॉलो करवाना मुश्किल होता है? क्या लगता है दोस्तों, दोनों में से ज्यादा मुश्किल काम क्या होता होगा? कानून बनाना मुश्किल है या लोगों से कानून को फॉलो करवाना मुश्किल है? क्या लगता है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही कहा। लॉ बनाना आसान है, लॉ को पास करवाना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आती है उस कानून को फॉलो करवाने में दोस्तों। क्योंकि कानून अगर फॉलो हो जाए ना, तो प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट अगर वो एक्चुअली में सही से फॉलो होने लगे, लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगे कि भाई ये जो लाल लाइट लगाई गई है ना, ये जो रोड पे मुझे लाल लाइट दिख रही है ना, ये मेरे भले के लिए है, मेरे भले के लिए। मैं कई बार देखता हूं एक फैमिली बाइक पे बैठी हुई है, पापा बाइक चला रहे हैं, पीछे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है 2-3 साल का, उसके पीछे उसकी मम्मी बैठी हुई है, रेड लाइट है, और पापा को लगता है कि यार क्या ही रिस्क है, और चले जाते हैं। अरे भाई, आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हो, साथ में उस नन्ही जान को भी आप खतरे में डाल रहे हो यार, कितनी गलत बात है। उस बेचारे ने तो अभी ज्यादा साल देखे भी नहीं है, तो उस बेचारे को क्यों आप जिंदगी भैया उसमें देख रहे हो? बट ठीक है, चल रहा है भैया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। एक रीजन हमने बताया कि प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यहां पर देखो सेफ्टी के लिए लॉ बनाया गया, दिस लॉ इज फॉर सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स, कि लोग भैया मरे ना, कम मरे, है ना। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ये आपके गुरप्रीत सर हैं दोस्तों, ये कार आपको दिख रही है, ये जैगुआर है बेटा, जैगुआर का कौन सा मॉडल है वो मुझे नहीं पता, बट ये जैगुआर गाड़ी है दोस्तों। एक तरफ गुरप्रीत सर बैठे हुए हैं, ये रहे, ठीक है, ये रहे, और एक तरफ हमारे सलमान भाई बैठे हुए हैं। सलमान भाई और गुरप्रीत सर बचपन से स्टडी बडीज हैं दोस्तों, मतलब ये मान लो कि सलमान और मैं साथ साथ ही बड़े हुए हैं, ऐसा मान सकते हो आप,
ठीक है। अब एक बार की बात है दोस्तों, सलमान और मैं कार में जा रहे थे। सलमान भाई ऐश्वर्या और कैटरीना के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं वो हमेशा ही जब भी मुझे मिलते हैं ना, जब भी मुझे सलमान भाई मिलते हैं, या तो वो ऐश्वर्या का टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं या तो वो कैटरीना का टॉपिक लेकर। मैं कहता हूं भाई मूव ऑन कर जाओ सलमान भाई, मूव ऑन कर जाओ, है ना। क्या ये कैटरीना जा चुकी है भाई, उसकी शादी हो गई है विकी भाई से। क्या ये ऐश्वर्या, उसकी भी शादी हो गई है अभिषेक से। कहने लगा ऐश्वर्या का तो डाइवोर्स भी होने वाला है, मुझे लग रहा है क्या मेरे कोई चांसेस है क्या। मैंने कहा यार जिंदगी में तुमने इतना पैसा कमाया है, मूव ऑन कर जाओ यार। हमेशा सच्चा प्यार तुम्हें मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं भी तो मूव ऑन कर चुका हूं। अब मैं नूरा के बारे में बातें नहीं करता हूं यार, मैं सलमान को कहता हूं देखो जैसे मैं अब नूरा की बातें नहीं करता हूं, मैं मूव ऑन कर चुका हूं, वैसे सलमान तुम्हें भी मूव ऑन करना पड़ेगा। अब इसी के बीच दोस्तों जब हमारी बात चल रही थी तो सलमान भाई ने कहा यार मैंने सुना है कि तेरे पास ना एक पेंटिंग है और वो भी वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर पिकासो की पेंटिंग है। मैंने कहा हां मेरी पास पेंटिंग तो है पिकासो भैया की। कहने लगा कि यार क्या तू वो पेंटिंग मुझे 10 लाख रुपए में बेचेगा। मैंने कहा 10 लाख रुपए पेंटिंग के। मैंने कहा हां हां बेच दूंगा, क्या ही बात है इसमें, बिल्कुल बेच दूंगा यार। 10 लाख रुपए में पेंटिंग बेचने की क्या ही दिक्कत है, बेच देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा कल सलमान भाई को आप अपने घर आना, मेरे घर आना, मैं आपको बिरयानी खिलाता हूं, एकदम बढ़िया सी वेज बिरयानी खिलाऊंगा। देखो नॉन वेज नहीं मैं खिलाता हूं ना, मैं नॉन वेज खाता हूं तो मैं नॉन वेज बिरयानी नहीं खिला सकता हूं, वेज बिरयानी वो आके खाना, पनीर वाली एकदम बढ़िया सा पनीर वनीर डला होगा। आना मेरे घर और साथ में 10 लाख रुपए लेते आना और अपनी पिकासो की पेंटिंग लेते जाना। अब सलमान भाई दोस्तों मेरे घर आते हैं, मैं उन्हें वेज बिरयानी खिलाता हूं। वेज बिरयानी खिलाने के बाद मैं उन्हें ये पेंटिंग जो मैंने पैक करके रखी हुई है, मैंने कहा देखिए सर मैंने ये पेंटिंग बहुत महंगी है, पैक करके रखी हुई है, घर जाके खोलिएगा मजा आ जाएगा, ये लीजिए। अब सलमान भाई ने कहा ये लीजिए 10 लाख रुपए। मैंने फटाक से गिने, मैंने कहा हाँ 10 लाख रुपए हैं और पेंटिंग दे दी। सलमान भाई खुशी खुशी गाना सुनते हुए अपने घर पहुंचे। घर पहुंच के सलमान भाई ने पिकासो की पेंटिंग खोली। दोस्तों पिकासो की पेंटिंग खोली, बच्चा कह रहा है टॉवल में पैक है। अरे टॉवल नहीं है भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग भी कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो तुम लोग, ठीक है। तो पेंटिंग खोली दोस्तों उसने, और पेंटिंग खोल के जो देखा, देखिए ओ माय गॉड्स, पिकासो की पेंटिंग बोली थी दोस्तों मैंने, पिकासो की पेंटिंग बोली थी, लेकिन कौन सी पेंटिंग दे दी दोस्तों मैंने, पिकासो की पेंटिंग बोलकर सलमान भाई के साथ मैंने क्या कर दिया दोस्तों, फ्रॉड कर दिया दोस्तों, फ्रॉड कर दिया। उन्हें मैंने मजनू भाई की पेंटिंग पकड़ा दी। ये मजनू भाई की पेंटिंग की कीमत 1 लाख रुपए और मैंने उन्हें 10 लाख रुपए में बेचती दोस्तों, 10 लाख रुपए में बेचती है। तो यहां पर मेरे बच्चा, यहां पर दोस्तों सलमान भाई के साथ फ्रॉड हो गया। क्या हो गया, सलमान भाई के पास फ्रॉड हो गया। क्या सलमान के पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे वो अपने 10 लाख रुपए वापस निकलवा सके क्या, या सलमान के 10 लाख रुपए डूब गए? तो बेटा यहां पर कानून आता है। कानून कहता है यार ऐसे तो तुम लोगों के साथ गलत करोगे। मान लो हम आपसे बैच के पैसे ले लें और कल से आपको पढ़ाना ही बंद कर दें, कितना गलत हो जाएगा ना। अरे हमसे पैसे ले लिए मंजिल बैच के, कोई क्लास ही नहीं हो रही है, इतना गलत हो जाएगा। तो कानून यहां पर आपको बचाने आता है कि आपके साथ ऐसे गलत चीजें ना हो। हमने एक फाउंडेशन में एक्ट पढ़ा था दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट के अंदर सलमान के पास यह हक है कि सलमान स्यू कर सकता है। स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना। सलमान केस फाइल कर सकता है गुरप्रीत जी के ऊपर। गुरप्रीत जी को 10 लाख रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे और गुरप्रीत जी को यह पेंटिंग वापस लेनी पड़ेगी दोस्तों, वापस लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी कानून बनाए जाते हैं ताकि लोगों के साथ, सोसाइटी में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत कर सकता है। अगर दोस्तों इस तरह का कानून नहीं होगा, उसके लिए सजा नहीं होगी, तो लोग एक दूसरे को धोखा देंगे। इंसान एक दूसरे को धोखा देने चाहिए। क्या आज भी लोग इंसान एक दूसरे को धोखा देते हैं? बिल्कुल देते हैं, लेकिन हमारे पास कानून के राइट्स होते हैं जिसकी वजह से हम खुद को बचा लेते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम खुद को
बचा लेते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पठान भाई ने पूछा। पठान भाई सवाल बहुत पूछते हैं। पठान भाई ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कहने लगा मुझे समझ आ गया लॉ क्या होता है। मुझे समझ आ गया कि लॉ क्यों बनाया जाता है, बिकॉज कोई प्रॉब्लम होती है, लोगों के साथ गलत होता है, इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन लॉ बनाने की पावर कहां से आती है और लॉ बनाने की पावर किसको मिलती है? ये जो कानून, क्या अगर आज आपके सामने ये जो इंसान खड़ा है गुरप्रीत सर, क्या आज एक नया एक्ट ला सकते हैं? नया एक्ट ले आए। कौन सा एक्ट है? गुरप्रीत सर यूपीआई एक्ट। इस एक्ट में क्या होगा? इस एक्ट में इंडिया के सभी लोगों को गुरप्रीत सर को रोज रात को 1 रुपया गुरप्रीत सर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 140 करोड़ लोग जब गुरप्रीत सर के अकाउंट में डेली 1 रुपया ट्रांसफर करेंगे तो गुरप्रीत सर डेली 140 करोड़ रुपए कमाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो बेटा, लॉ बनाने की पावर मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, किसके पास है? कहां से आ रही है ये पावर? कौन बना रहा है देश का कानून? कहां बन रहे हैं ये कानून? तो बेटा, इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसपे हमारा पूरा देश चलता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा डॉक्यूमेंट दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हमारे पास जो राइट्स आते हैं ना, हर इंडिया के जो हर सिटीजन का क्या क्या हक है, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। हमारी ड्यूटीज क्या है देश के प्रति, वो सारी ड्यूटीज इस कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा, इसे बनाने में कई साल लग गए दोस्तों। आज भी ये चल रहा है। ये बना कब था? 1950 में, और आज 2024 हो गया। आज भी हम लोग, हां इसमें कुछ चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आज भी हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। इसी के थ्रू हमारा पूरा देश चलता है दोस्तों, हमारे देश की सरकार चलती है दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं कुछ बातें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूं तो वर्ल्ड में बेटा बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी पे चलती है। कुछ कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर चलती है राजा, जहां पर राजा होता है मोनार्की बेसिस पर, और बहुत सारी कंट्रियां आज की तारीख पर डेमोक्रेसी पर चलती है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से अगर कंपेयर करोगे तो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे ज्यादा वर्ड्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा 25 अलग अलग भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों में बांटा है? 25 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। हर भाग में कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। तो 448 आर्टिकल्स दिए हुए हैं और लास्ट में बेटा कुछ लिस्ट दी हुई है जिन्हें हम शेड्यूल कहते हैं, 12 शेड्यूल। ये जो ओरिजिनल कॉपी बनी थी ना दोस्तों, ये हाथों से लिखी गई थी। किसने लिखी थी? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आप कुछ कहेंगे सर, हमने तो सुना था सर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर BR अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आप तो यहां पर किसी और का ही नाम बता रहे हो जिसका नाम हमने सुना नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या इन्होंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, बनाया नहीं। बनाया तो कमेटी ने था, बनाया तो कमेटी ने था, जो कि जिसमें डॉक्टर BR अंबेडकर जी बहुत बड़े की रोल थे। इन्होंने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है। ये कैलीग्राफर थे जिन्होंने अपने हाथों से लिखा है, और उसकी कॉपी आज भी हमारे पार्लियामेंट में संभाल के रखी हुई है दोस्तों। इसे बनाने में, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ना, एक दिन में नहीं बना, 2 महीने में नहीं बना, 1 साल में नहीं, बहुत टाइम लग गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और यह कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया। इसे हमने एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और यह कौन सी तारीख से लागू हुआ इंडिया के अंदर? आज हम जो हर साल रिपब्लिक डे की छुट्टी लेते हैं ना 26 जनवरी को, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उस दिन 26 जनवरी 1950 को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के 448 आर्टिकल्स में से
आर्टिकल नंबर 245, कौन सा? आर्टिकल नंबर 245 पावर देता है कानून बनाने की या कानून पास करने की। दो लोगों को पावर दी गई दोस्तों, दो लोगों को पावर दी गई। एक पार्लियामेंट को पावर दी गई कानून बनाने की। पार्लियामेंट बेटा पूरी कंट्री के लिए कानून बना सकता है, पूरे इंडिया के लिए, या पार्ट ऑफ इंडिया के किसी हिस्से के लिए भी कानून बना सकता है। और दूसरी पावर दी गई दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई। वो पूरे कंट्री के लिए नहीं, वो अपने स्टेट, पूरे स्टेट के लिए कानून बना सकते हैं या अपने पार्ट ऑफ स्टेट के लिए कानून बना सकते हैं। तो सारे बच्चे एक बारी यहां से लेकर यहां तक क्या करेंगे? रीड करेंगे। सारे बच्चे एक बारी यहां से यहां तक रीड करेंगे, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनका भी आंसर करता हूं। पढ़ लिया सभी ने? यस सर, पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, अगर दो लोगों को पावर दे देते हैं कानून बनाने की तो सर उससे तो लड़ाई हो जाएगी। सर अगर दो लोगों को पावर दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगी? सर लड़ाई हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो, लड़ाई हो जाएगी। पार्लियामेंट कहेगा मैं कानून बनाऊंगा, स्टेट कहेगा मैं कानून बनाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल को अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो इसमें बेटा 3 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट के अंदर बेटा, इस लिस्ट में लिखे हुए मैटर्स पर, इस लिस्ट में लिखे हुए मैटर्स पर कानून कौन बनाएगा दोस्तों? इस लिस्ट में लिखे हुए मैटर्स पर कानून कौन बनाएगा? ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ओनली पार्लियामेंट। फिर दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट 2 को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसमें लिखे हुए मैटर्स पर कौन कानून बनाएगा? ओनली स्टेट कानून बनाएगा। और फिर आती है मेरे बच्चा लिस्ट 3। लिस्ट 3 की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, लिस्ट 3 की जब मैं बात करता हूं तो लिस्ट 3 आती है जिसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट, या जिसको हम ज्वाइंट लिस्ट भी बोलते हैं, ज्वाइंट लिस्ट भी बोलते हैं। ये लिस्ट पर बेटा दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। एक और सवाल आता है, सर अगर कोई मैटर लिस्ट 1 में भी नहीं लिखा है, अगर कोई मैटर लिस्ट 2 में भी नहीं लिखा है, अगर कोई मैटर सर लिस्ट 3 में भी नहीं लिखा है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? सर ना लिस्ट 1 में, ना लिस्ट 2 में, ना लिस्ट 3 में, उस पर कानून कौन बनाएगा? तो दोस्तों उस पर कानून बनाने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अच्छा सर कोई एग्जाम्पल दीजिए ना। सर पार्लियामेंट किस पर कानून बनाता है? जैसे बेटा आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, ठीक है, आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर इनकम टैक्स पे ही होने वाला है, मनीषा मैम पढ़ाएंगी। तो इनकम टैक्स लिस्ट 1 में आता है, लोगों की इनकम पर टैक्स लगाता है पार्लियामेंट। आप बेटा इनकम टैक्स, जब मैं स्टेट लिस्ट की बात करता हूं, स्टेट लिस्ट में बेटा लिकर के रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड जो लॉ बनाता है वो स्टेट लिस्ट में आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर मैं बात करता हूं तो एक गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसका नाम होता है स्टैंप ड्यूटी। अब ये स्टैंप ड्यूटी बेटा गवर्नमेंट, पार्लियामेंट भी लगाता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लगाता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लगाता है। इवन करेंसी से रिलेटेड, इंडिया के अंदर कौन सी करेंसी चलेगी उससे रिलेटेड लॉ भी पार्लियामेंट बनाता है।
अब नेक्स्ट सवाल बेटा पठान ने कहा ठीक है ज्यादा मत बता टाइगर को। पठान ने कहा भाई मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? टाइगर भाई ने कहा क्या क्वेश्चन है? कहने लगा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेकिंग न्यू लॉ इन इंडिया। इंडिया में अगर नया कानून बनाना है तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? इंडिया के अंदर अगर नया कानून बनाना है तो दोस्तों उसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहला स्टेप 1 दैट इज हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने मोटर व्हीकल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। कौन सी प्रॉब्लम थी दोस्तों? एक्सीडेंट की और ट्रैफिक की। अब ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राफ्ट बिल बोला जाता है दोस्तों, ड्राफ्ट बिल, जिसमें रूल्स एंड जैसे मोटर व्हीकल्स बिल 1988, ठीक है, मोटर व्हीकल बिल बनाया गया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। सर ये ड्राफ्ट कौन बनाता है? सर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। तो जो मिनिस्ट्री होती है ना, एक तो लॉ की मिनिस्ट्री होती है जो कानून बनाने के लिए, और अब जैसे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो हम ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री को पकड़ेंगे और लॉ की मिनिस्ट्री को पकड़ेंगे और उन्हें बोलेंगे मिलकर एक कानून ड्राफ्ट करो। वो ड्राफ्ट बना देंगे दोस्तों। अब ये ड्राफ्ट बनाने की अप्रूव करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में बेटा दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में जो लोग बैठे होते हैं उन्हें हम पब्लिक ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपॉइंट किया होता है। मतलब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे अप्रूव कर रहे हैं ना, उन्हें इंडिया की पब्लिक ने ही डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अपॉइंट किया। मतलब हमारे ही लोग हमारे लिए कानून अप्रूव करने वाले हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में अप्रूव कराया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, चेंजेस होते हैं, उसके बाद अप्रूवल आता है। राज्यसभा में अप्रूव कराया जाएगा, फिर लोकसभा में अप्रूवल कराया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट का एक अहम पार्ट होता है दोस्तों, पार्लियामेंट का एक अहम हिस्सा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर दोनों हाउसेस के अप्रूवल के बाद यह प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है। जब ये दोस्तों प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है ना, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, तो ये अप्रूवल मिलते ही बिल से कन्वर्ट हो जाता है मोटर व्हीकल्स एक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? बिल से ये कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। अब एक नया एक्ट इंडिया में लागू करा जा रहा है, ये बात हमें लोगों को तक कैसे पहुंचाएंगे? तो बेटा अगर हमें यह बात लोगों तक पहुंचानी है तो गवर्नमेंट के पास, इंडिया की गवर्नमेंट के पास खुद की एक ऑफिशियल मैगजीन है जिसका नाम है गैजेटे ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम क्या है? द गैजेटे ऑफ इंडिया, या हिंदी में आप कह सकते हो भारत का राजपत्र। यानी हम इस नए कानून को पब्लिश कर देते हैं ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया के ऑफिशियल राजपत्र के अंदर इसे छापा जाता है और हम ये मान लेते हैं कि लोगों तक इंफॉर्मेशन चली गई, लोगों तक इंफॉर्मेशन चली गई। अब आप दोस्तों कहोगे कि गुरप्रीत सर जैसा लेक्चर 1 में ही मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा क्या पकड़ लिया? कह रहा है आपसे बड़ा फ्रॉड टीचर मैंने नहीं देखा। मैंने कहा बेटा मुझे फ्रॉड क्यों कह रहे हो आप? बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहने लगे सर देखो आपने ऊपर क्या कहा कि मैं आपको इंडिया के अंदर लॉ बनाने का प्रोसीजर बता रहा हूं, लॉ बनाने का, और एंड में आपने क्या बनाने का प्रोसीजर बताया? एक्ट बनाने का। ऊपर लिखते हो लॉ बनाने का प्रोसीजर सिखाऊंगा और नीचे आप क्या कर रहे हो दोस्तों? एक्ट बनाने का प्रोसीजर बता रहे हो, एक्ट बनाने का प्रोसीजर बता रहे हो। सर लॉ बनाने का प्रोसीजर बताओ ना सर। या तो ये कह दो कि लॉ और एक्ट सेम होते हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे खुश हैं, आप सही पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं होते हैं तो फिर आप हमें लेक्चर 1 में ही बेवकूफ। सर वो दिन चले गए सर जब हम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट थे, आपकी बातों में आ जाते थे सर। अब हम वो स्टूडेंट नहीं रहे, अब हम कद्दू नहीं रहे सर, अब हमारा दिमाग भी चलने लगा है सर, अब हम सीए इंटरमीडिएट के हो गए हैं हमारे साथ। अब आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो सर। लॉ बनाने का प्रोसीजर बता रहे हो तो लॉ का बताओ, एक्ट का मत बताओ सर। ये तो हमें भी पता था सर, ये तो हमें भी पता था। तो सवाल आया, क्या लॉ और एक्ट सेम होते हैं? क्योंकि गुरप्रीत सर ने लॉ बनाने का प्रोसीजर बताते हुए एक्ट बनाने का प्रोसीजर बताया, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं या ये दोनों डिफरेंस होते हैं? तो बेटा जब मैं लॉ की बात करता हूं ना दोस्तों, तो लॉ के ना अलग अलग हिस्से होते हैं। लॉ में आता है दोस्तों एक्ट, तो आप ये कह सकते हो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट जो है दोस्तों लॉ का पार्ट है। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013, जो किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया दोस्तों। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। हम पढ़ेंगे, ये लॉ का पार्ट है, लॉ का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों एक और हिस्सा होता है रूल्स, हम लोग पढ़ेंगे। फाउंडेशन में नहीं पढ़ते थे, सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट इंटरमीडिएट में है, हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज रूल्स 2014। हम पढ़ेंगे कंपनी रूल्स। कंपनीज एक्ट में बताया जाता है क्या करना है, कंपनीज एक्ट में बताया जाता है क्या करना है, और रूल्स के अंदर बताया गया है दोस्तों, रूल्स के अंदर बताया गया है तरीका, मेथड कैसे करना है। क्या करना है एक्ट में बताया जाएगा, कैसे करना है रूल्स में बताया जाएगा। मतलब करना क्या है, जैसे एक्ट के अंदर बता दिया, मान लो मोटर व्हीकल एक्ट में कि भैया आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है चलाने के लिए, लेकिन उसको कैसे लेना है वो रूल्स में बताया जाता है। अब मजे की बात पता क्या है, रूल्स बनाने की पावर होती तो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट ने यह पावर डेलीगेट कर दी। किसको डेलीगेट कर दी है दोस्तों? रूल्स कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। कानून कौन बना रही है? पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और रूल्स किसने बनाए दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो एक्ट है दोस्तों 2013 में आया था। कब आया था दोस्तों ये एक्ट? 2013 में आया था। आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है। सवाल आता है क्या इस एक्ट में चेंजेस होते होंगे या नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। तो चेंजेस को ही बोला जाता है बेटा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। अब ये चेंजेस या तो एक्ट में आते हैं या तो रूल्स में आते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं या तो एक्ट में आते हैं या तो रूल्स में आते हैं। क्या हमें एक्ट और रूल के साथ साथ चेंजेस भी पढ़ने हैं? यस बेटा, हमें लेटेस्ट पढ़ना पड़ता है। तो आपको एक कट ऑफ डेट दी जाती है, उस कट ऑफ डेट तक के हमें चेंजेस पढ़ने पड़ते हैं। तो हमें चेंजेस के साथ लॉ पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट आते हैं दोस्तों केस लॉज। केस लॉज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्टीज के बीच में लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, हम धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम एक्ट को स्टार्ट करेंगे कि केस लॉज क्या होते हैं। फाउंडेशन के बच्चों को पता है, बट नए स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करो, आपको पता चल जाएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है। सर क्या सवाल है आपका? बेटा सवाल यह है मेरा, क्या आपने जिंदगी में कभी एक्ट देखा है क्या? यस चेतन, बिल्कुल कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या आपने जिंदगी में कभी कोई एक्ट देखा है क्या? वैसे तो टाइम कम पड़ा है, अभी मैं दिखाऊंगा तो हो नहीं पाएगा, है ना। कल हम लोग एक एक्ट लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्ट दिखता कैसा है। क्योंकि हम लोग, अच्छा सारे बच्चे बताओ, हम लोग क्लास में एक्ट से पढ़ेंगे या हम लोग क्लास में एक्ट से पढ़ेंगे या हम लोग क्लास में मॉड्यूल से पढ़ेंगे? किससे पढ़ने वाले हैं, एक्ट से या मॉड्यूल से?
एक्ट से या मॉड्यूल से? हम लोग दोस्तों क्लास में मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से। मॉड्यूल में भी एक्ट की बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट एक्ट के अलावा, एक्ट के अंदर ना एक्सप्लेनेशन नहीं होती किसी भी चीज की, वो नॉर्मली ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो हम लोग क्लास में मॉड्यूल फॉलो करेंगे। हां, जहां जहां अगर जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको खुद एक्ट खोलकर भी दिखा दूंगा दोस्तों, एक्ट खोलकर भी दिखा दूंगा। ठीक है? यस अक्षित, दोनों सेम होता है। ठीक है मेरे बच्चा? ओके सर, आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत हो गया। एक्ट के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आगे लेकर चर्चा चलेंगे। आज के लिए दोस्तों बहुत हो गया। होमवर्क में आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिलेबस चालू नहीं किया है। सिलेबस मोस्टली या तो कल चालू हो जाएगा, अगर कल चालू नहीं होता है तो परसों तो फॉर श्योर चालू हो जाएगा। ठीक है? कुछ बेसिक्स थोड़े से बाकी हैं जो मुझे कल क्लियर कराने पड़ेंगे। जैसे ही बेसिक्स ओवर होंगे वी विल स्विच टू ICI मॉड्यूल। दोस्तों बच्चा कह रहा है सर कुछ एमसीक्यू पूछ लो। चलो अभी के लिए आपके लिए कुछ एमसीक्यू पूछ लेते हैं और फिर क्लास ओवर कर देते हैं। आइए बताइए दोस्तों, आप एमसीक्यू बता दो। ठीक है, एमसीक्यू बता दो। हु हैज द पावर टू मेक लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, दोनों को, या नन ऑफ द अबव? प्रांशु बेटा आधे घंटे में। तो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट दोस्तों, कौन लॉ बना सकता है उन मुद्दों पर जो लिस्ट 1 में मेंशन है? इनैमोरेटेड का मतलब होता है मेंशन। जो लिस्ट 1 के अंदर मेंशन है उसके ऊपर कौन बना सकता है? अक्षित बेटा आपको बाकी टीचर से पूछना पड़ेगा। टेक्स्ट के तो मिलेंगे मैम ने मुझे, आज अपलोड भी हो गए होंगे। ठीक है, तो लॉ लिस्ट 1 में कौन बना सकता है दोस्तों? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों या नन ऑफ द अबव? तो यहां पर मेरे बच्चा पार्लियामेंट बनाएगा, ए। ठीक है, ए फॉर अनन्या पांडे। उसके बाद कौन लॉ बना सकता है उन मुद्दों पर, कौन लॉ बना सकता है उन मुद्दों पर जो मेंशन है लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल पर? ठीक है, लिस्ट 2 पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों या नन ऑफ द अबव? स्टेट लेजिस्लेचर इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बबीता जी। उसके बाद लिस्ट 3 पर कौन बनाएगा दोस्तों? लिस्ट 3 पर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों या नन ऑफ द अबव? चलिए दोनों बना सकते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ी सी बुक्स दिखा दीजिए, तो मैं आपको बुक्स दिखा देता हूं एक बारी। ये दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स की बुक है, सारे बच्चे देख लो। ये लॉ के हैंड रिटन नोट्स की बुक है, ये देखिए ब्लू और रेड कलर में कोडेड है, जिसमें रेड कलर मैंने क्या कर रखे हैं, बुक को, इसको मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनाया, पॉइंट वाइज फॉर्म में बनाया है। चार्ट्स भी इसके अंदर दोस्तों दिए हुए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहां जहां चार्ट्स की जरूरत है वहां वहां चार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारी हैंड रिटन नोट्स बुक हो गई। उसके बाद अगर मैं आपको एमसीक्यू की बुक दिखाना चाहूं, ये हमारी एमसीक्यू की बुक है दोस्तों, एमसीक्यू बुकलेट है। ओके, चैप्टर 1 के एमसीक्यू, कितने एमसीक्यू हैं चैप्टर 1 में? चैप्टर 1 में ही आपको 37 एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 2 के अंदर आपको दिए हुए हैं, चैप्टर 2 के अंदर आपको दिए हुए हैं 74 एमसीक्यूज दोस्तों, 74, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। फिर चैप्टर 3 के अंदर आपको कितने एमसीक्यू दिए हुए हैं? 38 एमसीक्यू दिए हैं, यानी आप मान के चलिए 30 से 80 तक के बीच में एमसीक्यू चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा चैप्टर है। कोई छोटा चैप्टर होगा कम होगा, कोई बड़ा चैप्टर होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन बैंक की खास बात पता क्या है सर? क्या खास बात है? क्वेश्चन बैंक के अंदर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कहां से मैंने चुराया है, चुराया है। हां,
ये देखो ना, मई 2018 एग्जाम का क्वेश्चन है, यहां से चुराया। आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी से चुराया है। उसके बाद नवंबर 19 एग्जाम का पेपर है, वहां से चुराया है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, सब आईसीआई का नवंबर 18 एग्जाम का क्वेश्चन है। उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आरटीपी का क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको सोर्स भी दिया गया है कि वो क्वेश्चन कहां से लिया गया है, क्वेश्चन कहां से लिया गया। बट हो सकता है कई जगह पर मैंने आंसर चेंज करे हैं, अमेंडमेंट आ गया। मान लो कोई पुराना आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी 18 का, अब अमेंडमेंट आ गया तो वो आंसर चेंज होना चाहिए, तो मैंने वो आंसर चेंज भी कर दिए हैं ताकि आपको चेंज्ड आंसर मिले जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये 3 बुक्स आपको दोस्तों मिलने वाली है। ई बुक की फॉर्म में आप प्रिंट करा सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यू बुकलेट और साथ ही साथ आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक की बुकलेट। चला जाए दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया जिन बच्चों का डाउट था, और ये अपलोड हो चुकी हैं ऐप पे। चलिए आपको थैंक यू स्लाइड दिखा देते हैं। थैंक यू स्लाइड में आपकी तारीफ भी करी गई है, यू आर दी बेस्ट। कल मिलेंगे दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ते चलना है। लव यू ऑल। ठीक है, चलो बाय बाय।